नमस्कार, CNBC आवाज़ और फाइन प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शायल भटनागर और मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र श्री वाजपेयी जी। आइए अब आपको अपने गेस्ट से मिलाते हैं। आप हैं श्री SP तुलसियान, sptulsian.com के मालिक। शायद ही ऐसा कोई स्टॉक, ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई इंडेक्स या ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुलसियान साहब की पैनी नज़रों से बचा हो पिछले 35 वर्षों में। आप बाज़ार की अग्रिम पंक्ति के फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। आपका मार्केट व्यू, आपके स्टॉक पिकिंग और ख़ासकर जो आपका स्टॉक पिकिंग का अंदाज़ है वो जग मशहूर है। तुलसियान साहब, आपका स्वागत है और बजट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों का कारवां शुरू करते हैं। तुलसियान साहब, आपने बजट देखा, इसमें वैसे तो ये इंटरिम बजट है, लेकिन इसमें कुछ निवेशकों या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स के लिए कुछ है? शैलेंद्र, मैं यहाँ पे इसको अंतरिम बजट को इनफैक्ट इलेक्शन से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अब देखिए, अगर आप अंतरिम बजट का FY20 पे कॉल लें, उसके बजाय आप FY19 पे इनके टारगेट्स पे या इन्होंने अचीव किया कि नहीं उस पर कॉल लीजिए। तो अगर मैं सबसे पहले क्विकली चलूँ, फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने 3.3% प्रोजेक्ट की, वो बढ़ा करके इन्होंने 3.4% की है। अब उस 3.4% के आप देखें तो इन्होंने जो किसानों को जो समृद्धि योजना जो दी इंट्रोड्यूस की है, उसका 20,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। अगर आप उस 20,000 करोड़ को मान के चलें कि जिस हिसाब से, तो उसका 0.2 बेसिस पॉइंट या 0.25 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा होता है। यानी अगर आप सिर्फ जोड़ दें में उसको, अगर सिंप्लिसिटी के लिए, तो 3.3% फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 3.55 होनी चाहिए थी, जो नई हुई 3.4 है। तो अगर कोई भी सरकार अगर फिस्कल डिसिप्लिन रखती है, और जिस हिसाब से बजट के पहले एक बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट होगा, इनको लोक लुभावन करना होगा, किसानों को अट्रैक्ट करना होगा, मिडिल क्लास को करना होगा, लोअर तबकों को करना होगा, जो कि स्वाभाविक है कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के सामने वो कहते हैं ना, मछली की आंख वाली थी। इनका सभी पार्टियों का लक्ष्य है कि इलेक्शन को जीतना। उसी अंदाज से इन्होंने भी इसको बजट को प्रेजेंट किया। तो मैं FY20 के आंकड़ों को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। वो सारी की सारी चीज़ें आएगी जब जून में जो भी सरकार आवे उसको प्रेजेंट करेगी। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो मैं कहूँगा FY19 का परफॉर्मेंस इनका बेहद उम्दा था। 3.4% किसी ने भी, अगर जो मोस्ट कंजर्वेटिव एनालिस्ट भी होगा, उसने भी मान के चला था कि 3.6% का जो है फिस्कल डेफिसिट आएगा, 3.5 से 3.6। और जैसे मैंने बताया, अगर आप 20 बेसिस पॉइंट इनको ऐड करें कि जो एक्स्ट्रा फार्मर्स को दिया है, तो 3.7 एक एक्सेप्टेड था। तो उसमें अगर 3.4 करते हैं, बेहद डिसिप्लिन है फिस्कल डेफिसिट, जो कि FIs को काफ़ी आकर्षित पसंद करेगा। तो मेरी जो 2 या 3 चीज़ें हैं, देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो जरूरी नहीं कि बैरोमीटर आपका इंटरिम बजट हो या अंतरिम बजट हो। आपका बैरोमीटर होना चाहिए कि आगे रोड मैप क्या। तो अब अगर इसमें इनको जो माइलेज मिली है, जैसे मैंने बताया कि फिस्कल डेफिसिट 3.4% हुई, वो FII को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। और अगर मैं कहूँ कि अगर इसके बाद में FII का इनफ्लो बढ़ेगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप दूसरी चीज़ जो थी कि सभी निवेशकों को एक चिंता थी या बाजार को कि आगे क्या, अगर कोई भी एब्सोल्यूट सरकार नहीं आती है, ये सभी मानते हैं कि खिचड़ी सरकार लंबा नहीं चल सकती। इन्होंने अपना माइलेज बढ़ाया है। 12 करोड़ किसान, 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर और 3 करोड़ करदाता जो 5 लाख के नीचे की टैक्स पे स्लैब में हैं, अगर आप इन्हें जोड़े तो 25 करोड़ करदाताओं को इन्होंने एक्स्ट्रा एक तरह से, चाहे उन्हें सोशल सिक्योरिटी कहिए, चाहे उन्हें एक तरह से बेनिफिट्स दिया है। और इस अगर मैं सिर्फ जो सैलरी वर्क पकड़ूं, जिस पे 5 लाख रुपया तक का छूट है सैलरी, क्यों किसी का भी अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम नहीं है, 5 लाख तक की इनकम है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। उसकी वजह से करीबन 25,000 करोड़ रुपया रिटेल या छोटे जो कहते हैं ना, जो उसमें आएगा स्पेंडिंग के लिए। तो उसका लेवरेजिंग इफेक्ट आप कहें तो इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखेगा। तो ओवरऑल अब मैं मान के चलता हूं कि अंतरिम बजट जो है वर्तमान सरकार को काफ़ी एक स्ट्रांग फुट होल्ड दे रही है अगला इलेक्शन जीतने के लिए। और अगर कोई सर्वे, आप 15 दिन का और इंतजार करिए या मे भी 20 दिन का, एक बार इलेक्शन डेट अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद में जो सर्वे आएंगे उसमें निश्चित रूप से आएगा कि इस सरकार की जो है पोजीशन काफ़ी अच्छी बन रही है। वो एक तरह से बाजार को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्थिरता और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बायस बनाती हुई दिखाई देगी। तो जो इलेक्शन तक अनिश्चितताएं थी कि इलेक्शन के बाद में आप कॉल दीजिए, उसकी आधी अनिश्चितताएं जो है इस अंतरिम बजट से खत्म। जी हाँ, तुलसियान साहब, एक बात और बताइए, जैसे कि लगभग 6,000 रुपया किसान के हाथ में जाएगा जो एक मार्जिनल फार्मर है, 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे स्टॉक्स हैं जो रूरल फोकस्ड हैं। उस वजह से आपके जो उनके हाथ में पैसा जाएगा, कुछ आपको ऐसा लगता है कि बाज़ार में तब्दीली आएगी, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो असर दिखाएंगे?
देखिए मेरा ऐसा मानना है कि उसका जो 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट जो है हो सकता है आपको 28 फरवरी तक लोगों के हाथ में चले जाए, किसानों के हाथ में, 15 मार्च तक। दूसरी किश्त निश्चित रूप से इलेक्शन के पहले जाएगी, जो 30 अप्रैल के पहले होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा आप एग्रीकल्चरल पुश ले सकते हैं। निश्चित रूप से जाएगी किसानों के पास, लेकिन अगर मैं कोई स्टैंडर्ड मैकेनिकल कॉल लूँ कि नहीं, उससे ट्रैक्टरों को फ़ायदा होगा, ड्रिप इरीगेशन को फ़ायदा होगा, फर्टिलाइजर को होगा, एग्रोकेमिकल को होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखें रबी और खरीफ की अभी हार्वेस्टिंग खत्म हुई 2 महीने पहले, अब रबी की जो है वो अप्रैल में हार्वेस्टिंग खत्म होगी। तो एक तरह से जो 2,000 रुपया किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन 5 एकड़ से कम है, यानी 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, तो वो मोर और लेस उनके लिए उनके बता ना कि घरेलू खर्च को मीट करता है। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ जरूर दर्शाता है कि आगे जाके जिस हिसाब से एग्रीकल्चर पे इनका फोकस रहेगा या एग्रीकल्चर का जिससे उससे एग्री इक्विपमेंट्स कंपनियां जो है खास करके जैसे ट्रैक्टर है या फिर एग्रो केमिकल्स है, क्योंकि जो सरकार का एक दूसरा मिशन और है कि फार्मर की इनकम को डबल करना 2022 तक, वो उन्होंने लक्ष्य को इस बजट में फिर से उस चीज़ को रीइटरेट किया है। इसका मतलब निश्चित रूप से जैसे वो नीम कोटेड यूरिया है या फिर प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, वो सारी चीज़ें एक तरह से लॉन्ग टर्म है। मैं इसको 3 महीने अंतरिम 4 महीने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ का नहीं कहूँगा कि कोई एग्री रिलेटेड स्टॉक्स उसके हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो सर, चूँकि बहुत सारी चीज़ें की वित्त मंत्री जी ने और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नज़र रख के की हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है जो मिस कर दी उन्होंने, जो उनको करना चाहिए था, जिसको आपको लग रहा है कि इंतजार था कि ये एक और अनाउंसमेंट होता तो बढ़िया होता? देखिए, आप ऐसे तो कह सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे अगर एक प्रेगमेटिक व्यू लूँ, मैं कैपिटल मार्केट एंगल से कहूँगा कि साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलना चाहिए था, एसटीटी पे कम करना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से ये मौका नहीं है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा के बाजार में करीबन 3 से 4% जो है सिटीजन्स वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी, बिकॉज देखिए जैसे कहते हैं ना, आपको फूंक करके कदम रखना होगा। तो यहाँ पे अगर कल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाने का अगर सरकार का मानस भी होता तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन उस पर प्ले करता। देखिए साहब, ये तो सूट बूट की सरकार है, शेयरों में कौन इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो लोअर तबके को 40 करोड़ से नीचे पॉपुलेशन वैसे ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसमें 6 से 7 स्कीमें उनके लिए चल रही है, उज्ज्वला योजना, पावर स्कीम्स, आयुष्मान भारत, वो सारी की सारी चीज़ें मैं कहता हूँ बेहद उम्दा स्कीम्स हैं। लेकिन जिस हिसाब से मिडिल क्लास के इन्होंने एक बताया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का 8 लाख की जो एक लिमिट रखी और जिसके लिए 10% रिजर्वेशन रखा, उसको इन्होंने मीट किया। तो अगर फिर भी आप मुझसे कहना चाहेंगे तो मैं कहूँगा मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ छूटी होगी। अगर मैं अनरियलिस्टिक होऊंगा और मेरा अगर फोकस सिर्फ एक नैरो फोकस होगा स्टॉक मार्केट एंगल से, मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटना चाहिए था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटना चाहिए था, या फिर लोअर टैक्स रेट होनी चाहिए थी, या फिर अक्रॉस द बोर्ड 25% का कॉर्पोरेट के लिए इनकम टैक्स रेट करनी चाहिए थी। लेकिन वो मेरे हिसाब से इंटरिम बजट के लिए कोई प्रावधान या कोई औचित्य बैठता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई भी चीज़ छूटी नहीं। इनफैक्ट हर इकोनॉमिस्ट, हर विशेषज्ञ ये फिराक में था कि साहब इतना पॉपुलेशन मेजर देंगे, कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो है वो इनको फ्रेबीज बांटनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में फिस्कल डेफिसिट को करीबन 1 से 1.5% बढ़ा देगी, 1 से 1.25% बढ़ा देगी। अगर उसको इन्होंने कर्टेल किया, जैसे मैंने कहा, मैं तो FY20 के फिस्कल डेफिसिट के 3.4% को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, और 3% FY21 के लिए, क्योंकि वो नई सरकार जो भी आएगी, चाहे ये सरकार आवे या और कोई सरकार आए, उसका ये कार्य क्षेत्र होगा। लेकिन फिर भी जो FY19 में इन्होंने 3.4% पे फिस्कल डेफिसिट कर्टेल किया है, वो अपने आप में तारीफ काबिल है। और इसके बाद में मुझे नहीं लगता कोई भी प्रावधान जो है छूटा है और जिसके हिसाब से आपको कोई शिकायत होनी चाहिए। तुलसीचंद साहब, बाजार पे नज़र डालते हैं, इंडेक्स लगभग, अगर निफ्टी को हम देखें तो लगभग उसी लेवल पे है जहां साल भर पहले था। 2-4% की फेरबदल इधर उधर है। कहीं ऐसा आपको कोई सेगमेंट लगता हो जहाँ पे कुछ वैल्यू दिखे निवेशक के लिए? क्योंकि बाजार 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जगह बहुत दर्द है, जैसे NBFC सेक्टर हो गया, या मिड कैप सेक्टर हो गया, या स्मॉल कैप सेक्टर हो गया। कई शेयर तो 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। कई जगह ऐसा है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पुराने FMCG के शेयर्स हैं, 25-25, 30-30% एक साल के दायरे में वो बड़े हैं। ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पे आपको वैल्यू दिखती हो इस वक्त और निवेशक अगले 1-8 साल के लिए उसमें पैसा लगा सकता हो इस बजट को देखते हुए? देखिए, इस बजट को जैसे मैंने बताया कि 25,000 करोड़ की तो आपको स्ट्रेट जो है मिडिल ग्रुप है जो 5 लाख तक के, उनको एक्स्ट्रा स्पेंडिंग मिलेगी। तो वो 25,000 करोड़ को अगर आप लेवरेजिंग का इफेक्ट देखते हैं तो FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मैं इसमें ऑटोमोबाइल्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, कुछ हद तक आप जो है 2 व्हीलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से FMCG और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल जो होता है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, एयर कंडीशनर है, इन पर निश्चित रूप से इनको लिफ्ट मिलेगी। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें बेनिफिट्स दिया है वो है रियल
एस्टेट, उसमें चाहे फिर डीम्ड लेट आउट का जो कहिए कि 2 घर को आपको अलाउ है, आप 2 घर रख सकते हैं, या फिर बिल्डरों को जो इन्होंने दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग का 1 साल का एक्सटेंशन किया है, और अनसोल्ड इन्वेंट्री को आप 2 साल तक कैपिटलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे नोशनल आपका रेंटल इनकम नहीं पकड़ी जाएगी। रियल एस्टेट को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिया है, जो कि जायज़ भी है। और अगर आपने देखा होगा, वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि जीएसटी के लिए जिस हिसाब से एक प्रावधान अभी पेंडिंग है, आज जीएसटी वर्तमान में लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे 12%, जिस हिसाब से कयास लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल अगली होगी उसमें शायद 5% कर देवे जीएसटी को विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मेरा मानना है कि जिस हिसाब से सोप्स दिए गए हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर जीएसटी काउंसिल ये सोप्स को और दे देती है कि 5% अंडर कंस्ट्रक्शन, तो शायद जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होंगे। उसमें जैसे आपको पता है कि जैसे होम फर्निशिंग के या फिर टाइल्स के स्टॉक्स, सीमेंट के स्टॉक्स, ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में अपने आप में काफ़ी 30-40 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, तो ये क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव देखने को दिया है। और अगर रियल एस्टेट सेक्टर में अगर बढ़ावा या उसमें पॉजिटिव बायस बनता है, तो आपको सीमेंट, स्टील, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम फिटिंग जैसे पेंट है, टाइल्स है, ये सारे सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पुश आगे जा करके मिलेगा। सर, एक मन में सवाल और उठा, चूँकि अब अगला बड़ा इवेंट हमारे दिमाग में आता है कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और 3 बैंक पीसीए से बाहर भी आ गए हैं, तो बड़ी उम्मीद जगती है। और जिस तरीके का माहौल सेट किया है इस बजट से, तो आरबीआई के सामने ये बड़ा चॉइस बनती है कि वो भी मदद करें। देखिए, निश्चित रूप से जैसे अभी शैलेंद्र ने कहा कि एनबीएफसी का जो जिस हिसाब से माहौल Q3 का, अब आप अपने अगर स्टॉक मार्केट का हम सब एनालिस्ट हैं, आप ये देखिए जितना फियर था क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स इतने खराब आएंगे उतने एनबीएफसी में देखने को नहीं मिले। फिर चाहे बजाज फाइनेंस हो, L&T फाइनेंस हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, चोलामंडलम हो, अगर मैं ब्रॉडली एनबीएफसी के, तो देखिए डर जो है आदमी को स्टॉक मार्केट में हमेशा डर और उत्साह, ये जो होता है ना एक्सूबरेंस और पेसिमिज्म, ये जो है हमेशा आदमी को नुकसान देता है। जितना जैसे डर था एनबीएफसी का उतना डर देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से जब चीज़ें आगे जाकर के जैसे जैसे बनेगी उसमें उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यस, मैं कहूँगा कि आगे जाके अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी पे काफ़ी पुश मिलेगा। लेकिन अब रहा सवाल कि आरबीआई का, तो आरबीआई ने जो 11 पीसीए की बैंक हैं उसमें से 3 तो ऑलरेडी निकाल दी। मुझे आईडीबीआई बैंक को लेके कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक भी उस लिस्ट में थी। अब उसको एलआईसी ने जब लिया है तो आपको उसको प्रेज्यूम करके चाहिए कि वो भी शायद उससे पीसीए से बाहर हो जाएगी। लेकिन जितना माहौल है, इन्फ्लेशन जितना लो है, आप नॉमिनल जीडीपी देखें और रियल जीडीपी देखें, वही इन्फ्लेशन डिफरेंशियल 3.5% का है। तो अगर आप इसको, तो पूरा ग्राउंड बन रहा है। यूएस फेड की तरफ से बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि उन्होंने अब एक तरह से पॉज लिया है। तो निश्चित रूप से समय बनता है कि जो आरबीआई की अब जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट तो निश्चित है। अब वो 50 बेसिस पॉइंट तो शायद ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो हम फिर से कम बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेजिम की तरफ तो नहीं है। कल मैंने देखा कि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड में थोड़ा इजाफा हुआ 7-8 बेसिस पॉइंट का, लेकिन एक तरह से फियर है कि हो सकता है सरकार की बोरिंग बढ़ेगी, पर ओवरऑल हम इंटरेस्ट रेट की हाइक की तरफ तो नहीं है। और जो एक माहौल बन रहा था कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट जो अगले 1 साल में इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकती है यूएस फेड को देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट में, वो चीज़ अब होने नहीं जाएगी। और अगर मैं 25 बेसिस पॉइंट का भी कट मानूं, मेरा तो ऐसा अनुमान है कि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, अगर 50 बेसिस पॉइंट का आपका निश्चित रूप से कैलेंडर ईयर 2019 में रेट कट का माहौल बैठता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रोथ का फ्यूलिंग फैक्टर होगा। तो होप्स करिए कि रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी मीट है अभी 2-3 दिन में, उसमें करीबन 25 बेसिस पॉइंट का कट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो ये उम्मीद बनती है कि रिजर्व बैंक की तरफ से अच्छी खबर आएगी, पॉलिसी जो उनकी बुधवार को होने वाली है। और साथ ही तुलसीराम जी ने बहुत अच्छे तरीके से बजट आपको मोटे तौर पर समझाया कि किस तरीके से ग्रोथ और मिडिल क्लास और चुनाव सबको समेट के चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपके मन में जरूर सवाल होगा कि तुलसीराम जी आए हैं तो कुछ स्टॉक्स तो बताए नहीं उन्होंने। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल स्टॉक की बात करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। अब बजट से बात कर रहे थे कि किस तरीके से बजट आया और उसको आप कैसे समझें और आपके लिए उसमें से टेक अवे क्या है। लेकिन जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि तुलसीराम जी अगर आए हैं और स्टॉक की बात ना हो तो आपको थोड़ा सा अधूरा लगेगा, तो सीधे चलते हैं तुलसीराम जी की बात। तुलसीराम जी, बजट तो आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें समझाई। अब निवेशकों के मन में होता है कि सोमवार से क्या करें, कहाँ खरीदने के मौके हो सकते हैं, कहाँ बड़े वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, तो आपकी नज़र कहाँ पे है इस समय सबसे ज़्यादा? देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एक तो जो अनिश्चितताएं थी कि बाजार में आपको मई तक कुछ नहीं करना चाहिए, वो कम से कम एक माहौल खत्म हुआ है। आधा आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल मैच जो का रिजल्ट आ गया वहाँ पे जीत हुई है। तो आप निश्चित रूप से अपने
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को पहल करिए। इसमें निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग सरकार को, मैं कोई यहाँ पे कोई किसी का पॉलिटिकल ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहा हूँ कि मैं किसी के लिए कैनवासिंग कर रहा हूँ, कि निश्चित रूप से प्रेजेंट सरकार के लिए एक माहौल बन रहा है कि उनको एब्सोल्यूट मैंडेट मिलने के हैं। अगर ऐसी चीज़ बनती है तो मार्केट में एक्सट्रीमली पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो आप निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि इंटरिम पीरियड यानी फरवरी से लेकर के मई तक में आपका फोकस होना चाहिए क्वालिटी मिड कैप और फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे। और जैसे मैंने बताया कि आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी, जैसे Q3 के जिस हिसाब से नंबर आए थे, कई कंपनियों में तो ऐसे एक्सपेक्टेशन था कि शायद वो लॉस भी रिपोर्ट करे, बट उन्होंने अपना प्रॉफिट मेंटेन किया है, ग्रोथ टारगेट मेंटेन किया। निम में जरूर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 20-30, 25-30, 33 पॉइंट का, उसमें कोई बहुत बड़ी इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरा फोकस रहेगा सेक्टर वाइज। अगर मैं पहले चलूँ, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रियल एस्टेट, FMCG, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फार्मा और चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक में एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर मैं स्टॉक का हर एक सेक्टर से अगर पिकअप करने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने बताया कि आपका फोकस जो है फ्रंटलाइन पे होना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मेरे 2 स्टॉक्स होंगे, एक होगा HDFC लिमिटेड और दूसरा होगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज जिस हिसाब से उनका रिजल्ट आया है और जिस हिसाब से उन्होंने आगे गाइडेंस दिया है। दूसरी जो स्टॉक्स है रियल एस्टेट में, उसमें रियल एस्टेट में वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पर फोकस आपका होना चाहिए फ्रंटलाइन पे। तो उसमें आपका एक दूसरा स्टॉक्स है इंडिया बुल रियल एस्टेट। अगर आप FMCG के एंगल से चले तो आपको ब्रिटानिया, HUL, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर मैं इसलिए कह रहा हूं कि Q3 के नतीजे थोड़े खराब आए, उसको प्राइस में फैक्टर इन काफ़ी हो चुका है और वो काफ़ी अपने आप में पॉजिटिव दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल्स में जैसे अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र से देखें या फिर जिस हिसाब से क्रूड स्टेबलाइजेशन हुआ है, फिर से फाइनेंसिंग स्कीम्स अवेलेबल है, तो उसमें 2 या 3 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे बैठते हैं। मैं हर एक कैटेगरी से एक स्टॉक को पिकअप करूंगा। मारुति हो गया पैसेंजर व्हीकल से, एस्कॉर्ट्स हो गया एग्रीकल्चर के एंगल से, ट्रैक्टर और बजाज ऑटो हो गया 2 व्हीलर से। तो ये मेरी 3 पिक होगी ऑटोमोबाइल्स में। फार्मा में, जैसे फार्मा में सिलेक्ट फार्मा कॉल निश्चित रूप से आपको लेना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनियों का बॉटमिंग आउट हुआ है और जिस हिसाब से अमेरिका में अब चीज़ का एक रिवाइवल आ रहा है, तो इसमें ऑरोविंदो फार्मा, बायोकॉन और डीवीज लैब, ये 3 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे पोटेंशियल दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेरे 3 स्टॉक्स पे काफ़ी फोकस रहेगा, कोटक बैंक, यस बैंक और ICICI बैंक। वैसे मैंने HDFC बैंक को HDFC लिमिटेड के थ्रू कवर कर लिया है, तो आपको अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन 3 बैंकों पे फोकस रखिए। PSU में जैसे मैंने बताया SBI। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक के लिस्ट हुई, लेकिन मैं यहाँ पे निवेशकों को सिर्फ एक उनके लिए जो मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि इवन स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो भी बॉटमिंग आउट की तरफ है, लेकिन आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। Q3 के सारे नंबर्स जो हैं 15 फरवरी तक आएंगे, उसके बाद में आप निश्चित रूप से कॉल लीजिए। और कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा मैं जो कि करीबन मैं कहता हूं कि 8 से 10% आपका स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में होना चाहिए और करीबन 10 से 15% का एक्सपोजर आपके पास आपका जो है मिड कैप में होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 50% लार्ज कैप और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में होवे। PE मल्टीपल्स को जरूर ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा महंगा होवे, लेकिन अदरवाइज स्मॉल कैप और मिड कैप भी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है अगर आपको आपको अपने पोर्टफोलियो को इंडेक्स से आउट परफॉर्म करना है। तो तुलसियान साहब, 1-2 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आपने FMCG में 3 स्टॉक्स का नाम लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और गोदरेज प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। खासकर अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया को देखें, एक स्टॉक 31% ऊपर है एक साल के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ब्रिटानिया तो 38% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ एक बड़ा फायदा है कि 1-1.5% ऊपर है। तो इस लेवल पे भी अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का PE देखें तो ये लगभग 68 के आसपास है, ब्रिटानिया का PE उसके उतना ही है। इस लेवल पे भी क्या बाइंग बनती है? देखिए शैलेंद्र जी, आपका पॉइंट वाजिब है, लेकिन जिस हिसाब से अगर हर कंपनी पर, चौथी मैंने इसमें डाबर भी ऐड किया था, अगर आप जिस हिसाब से देखें, अगर मैं पहले क्विकली HUL पे चलूं, निश्चित रूप से P मल्टीपल काफ़ी हाई है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई है और उनका एक वॉल्यूम ग्रोथ देखिए जो Q3 के उनके जो सभी जो FMCG कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अब जाकर के जो उन्होंने गोदरेज स्मिथलाइन कंज्यूमर को जो लिया है उसमें EPS एक्रेटिव बनने जा रहा है। तो आप हर एक का आप एक ग्रोथ रोड मैप देखिए। दूसरी चीज़ आई है ब्रिटानिया में, जैसे मैंने बताया कि आज जो किसानों की हालत है वो है हायर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वजह से जिससे प्राइस गिर रहे हैं। तो इससे जुबिलेंट फूड हुआ, ब्रिटानिया हुआ, जो मेनली बिस्किट्स में हैं, FMCG प्रोडक्ट्स में, उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट उनका कम हो रहा है। और ब्रिटानिया ने जो अपनी पॉलिसी बनाई कि जो वर्तमान में 70-75% उनका बिस्किट से शेयर आता है, वो 50% उस शेयर को गिरा करके आगे करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ डाबर में हमने देखा Q3 के नंबर अभी आए, वॉल्यूम ग्रोथ 12%, और जिस हिसाब से उनको भी एडवांटेज है उनके जो एग्री प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये सारी की सारी FMCG जो हैं ये एग्री रिलेटेड है, और अगर आपको एग्री में पुश मिलता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा और वहाँ पे उन चीज़ को इनको एडवांटेज मिलेगा, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट द रीजनेबल कॉस्ट। और गोदरेज कंज्यूमर में क्योंकि इंटरनेशनल प्ले है,
है उनकी, इंडोनेशिया में कंपनी है उनकी है, अफ्रीका में है, वर्तमान में अफ्रीका ऑपरेशन थोड़े से परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स पे काफ़ी कंफर्ट है। तो निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि आप सारे के सारे स्टॉक्स को 60 के या 50 के पी मल्टीपल पर नहीं ले सकते, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर पर से आपको कम 40 के नीचे कोई भी आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। अगर मैं जैसे चाहूँ, चाहे कोलगेट हो, वो 40-42 के पी मल्टीपल पे चलता है, आईटी से है जो सिन प्रोडक्ट होने की वजह से 32, 33, 34 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। तो आपको अगर आप एफएमसीजी को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते या नकार नहीं सकते पोर्टफोलियो से, तो उस केस में आपको 40 से 60 का पी मल्टीपल एज अ बेंचमार्क एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए मान के चलना पड़ेगा। तुलसियान साहब, 3 स्टॉक्स और आपसे डिस्कस करते हैं, मारुति, बजाज ऑटो और आपने एस्कॉर्ट्स का नाम लिया। इन 3 शेयरों में काफ़ी बिकवाली आई है पिछले 1 साल में। मारुति लगभग 26% नीचे है, एस्कॉर्ट्स में 22% की गिरावट है। ये शेयर्स आपको इस लेवल पे आप कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए? देखिए, मारुति पे अगर मैं पहले आऊँ तो अगर आप Q3 का परफॉर्मेंस देखें तो उनके Q3 के निश्चित रूप से मंथली सेल्स हिट हुए, Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए, लेकिन उसके कई कारण थे। उस वक्त कमोडिटी प्राइसेस का एक था, पेट्रोल डीजल जो हमको पता है क्रूड का जो भाव बढ़ा पिछले 2-2.5 महीने से गिर रहा है, उसके पहले काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी, तो लोगों की बाइंग नहीं थी। तीसरी चीज़, फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं थी। और अब जो सिचुएशन पूरी चेंज हुई, सबसे बड़ी तो चेंज हुई पेट्रोल डीजल पे जो है प्राइसेस काफ़ी कम हो गए, फाइनेंसिंग अब ईजी अवेलेबल है। और इसके अलावा इस ऐसे माहौल में भी कंपनी का मैनेजमेंट जो हमेशा कंजर्वेटिव रहा, उन्होंने ग्रोथ टारगेट दिया FY20 के लिए 8% का, जो अपने आप में, और प्राइसिंग पावर उनमें वापस आई है, नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आपको मारुति जैसा पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो आपको ऐसे समय पे ही लेना चाहिए, उसमें कोई औचित्य नहीं कर आप उसे 9,000, 9,500 या 10,000 में बाई करें। सिमिलरली आप आइए एस्कॉर्ट्स में, उनका रेलवे और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट्स अपने आप में काफ़ी अच्छा कर रहा है। और अगर आप ट्रैक्टर सेल्स देखें तो महिंद्रा को वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल उनका देखें, आज भी 9 महीने का जो सेल्स आया उनका, वो करीबन 17-18% का ग्रोथ है YOY। और तीसरी जो चीज़ है बजाज ऑटो, अगर आप उसमें देखें, कैश रिच कंपनी है, 12-13-14 हज़ार करोड़ का उनके पास कैश और इन्वेस्टमेंट्स है ग्रुप कंपनी के। और वो आज भी अगर FY20 के मैं पी मल्टीपल पे जाऊं तो 13-14 के पी मल्टीपल अब आपको मिलता है, जिसमें मैं कैश और इन्वेस्टमेंट्स को माइनस नहीं कर रहा हूं। और एक कंपनी की जो एक पॉलिसी रही है वो है कि फिलहाल उनको मार्केट शेयर अपना बढ़ाना है एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन। और अगर कोई भी कंपनी ये स्ट्रैटेजी करती है तो कॉन्शियस स्ट्रैटेजी होती है कुछ सम टाइम के लिए। और निश्चित रूप से जब एक बार उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, उसके बाद में उनको प्राइसिंग पावर भी आएगा, और इलेक्ट्रिक इस 2 व्हीलर में भी उनका एक फोकस है। तो अगर आपको कोई चीज़ में भी ग्रोथ हो इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, उस कंपनी पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए एट द लीस्ट वैल्यूएशन। तो जैसे मैंने बात की, एफएमसीजी आपको 55-60 के पी मल्टीपल पे एक पेन दे रहा है या फिर थोड़ा महंगा लगता है, तो बजाज ऑटो तो आपको 12-13 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और एस्कॉर्ट्स आपको 15-16 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मारुति तो आपको 22-23 के पी मल्टीपल में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होकर के ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, ऑटोमोबाइल में जाकर आपको चुनना हो, तो तीनों कंपनियों का प्रेजेंस होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये बेहतरीन आपको स्टॉक्स बताए गए कि जो आपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वो कई सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी से है, एनबीएफसीज भी हैं और ऑटोज़ में, जो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो आपने बजट भी समझा और उस बजट के बाद आपको क्या खरीदना है अपने पोर्टफोलियो में वो भी समझा। उम्मीद करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करेंगे इसको। इसी के साथ तुलसियान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और इतनी बेहतरीन पिक्स देने के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, CNBC आवाज़ देखते रहिए। कई और स्टॉक्स, कई और शोज़ आपको यहाँ पे इसी से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे।